हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। हल्का सा दरवाजा धकेल कर मैंने अपना सिर कुछ अंदर ले जाते हुए पाया अंशुल बिस्तर पर बैठा अपने लैपटॉप में मगन था। मैंने हल्का सा दरवाजा खटखटाया। अंशुल चौंक गया। डैड, अंदर तो आइए। बाहर से ही मैंने अपने आप को संयत किया और देर से दोहराया गया अपना डायलॉग उसके सामने उगल दिया। अंशुल, देखो, तुम अपने लिए लड़की खुद ही देख लो, मुझसे नहीं होगा। इनफ। क्या हुआ डैड, किसी से पंगा हो गया? पंगा? नो, बस कह दिया ना। अरे आज के जमाने के लड़के हो, अपने बाप से लड़की ढूंढवाते शर्म नहीं आती? देखो अंशुल, मेरे बस का नहीं है यह सब। अंशुल अचानक हंसने लगा। डैड, मुझे कोई जल्दी नहीं है शादी की। सच कहूं तो मेरे बस का भी नहीं है। चिल। कोई चिलविल नहीं। तुम अपनी सारी जिम्मेदारियां मुझ पर मत थोपो। अंशुल हंसते हंसते रुक गया। आप इतने सीरियस क्यों हो गए? जैसा चल रहा है चलने दीजिए। आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? टेंशन? मैं पीछे हट गया। उसके कमरे का दरवाजा बंद कर घर से बाहर निकल आया। ठीक ठाक रात हो गई थी। सड़क एकदम से सुनसान हो गई। मैं तेज कदमों से चलने लगा। बगल के मकान में इस वक्त कोई तेज आवाज में गाना बजा रहा था। मैंने रुककर भांपने की कोशिश की। हिंदी गाना, अंग्रेजी गाना, नया है या पुराना? कुछ एक शब्द पल्ले पड़े। अंगारा होश, लाइफ की एफओ, नया ही होगा। झुंझलाया सा आगे बढ़ गया। इन दिनों अधिकांश चीजें नई लगती हैं। फोन के नए ऐप, नए गाने, नए जारगन। लगता है तेजी से उम्र बढ़ने लगी है। दिन में जितना भी अपडेट करता रहूं, रात आते आते लगता है वो भी पुराना हो गया। सड़क खत्म हो गई, हाईवे शुरू हो गया। तेज आती जाती गाड़ी की रोशनी आंखों को अंधा सा करने लगी। मन हुआ आधे किलोमीटर दूर काके के ढाबे पर जाकर गर्मा गर्म तंदूरी चिकन खाऊं। घर पर जीत राम ने चिकन ही बनाई थी। अंशुल ने शायद खाना खा लिया था। जीत कहता रहा, पर मेरा खाने का मन नहीं हुआ। जब तक मैं ना लौटूं वह रोटियां नहीं बनाएगा। सालों से आदत है मुझे गर्म रोटियां खाने की और उसे खिलाने की। हाईवे पार करने में मुझे 10 मिनट लग गए। काके के ढाबे में हमेशा की तरह भीड़ और शोर थी। मालिक मुझे पहचानता था। मेरी उम्र का होगा। बिट्टू ने मुझे देखते ही एक कुर्सी खाली करवा दी। मैंने भी गर्मजोशी से हाथ मिलाते हुए कहा, क्या हाल है बिट्टू सर? वो खिसिया कर बोला, चंगा जी, आप बताओ। आप तो मेरा नाम ही भूल जाते हो। आज से कई साल पहले जब उसने अपना नाम बिट्टू बताया था, हम दोस्त जो उस वक्त साइकिल पर थे खूब हंसे थे। पर था बंदा कमाल का। सालों पहले ढाबे में लग गया। दाल मखनी में तो अपना कलेजा ही घोट कर मिला देता। जीतराम को अपने अक्ष से दूर भगा कर मैंने तंदूरी चिकन दाल मखनी के साथ लच्छा पराठा ऑर्डर कर दिया। टेबल सजने से पहले बिट्टू मेरे पास ही आकर बैठ गया। उदय भाई, बड़े दिनों बाद आए। मुझे लगा आप हमेशा के लिए शहर छोड़ गए हो। कहाँ बिट्टू, घर यहाँ बनवा लिया तो यहीं तो लौटना हुआ। और बताओ, बेटे की शादी कर दी? मैं चौंका। बेटे की शादी यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ रही। मैंने नहीं में सिर हिलाते हुए उससे ही पूछ लिया, तुम बताओ, बच्चे क्या कर रहे हैं? मैं तो दादा भी बन गया। बड़ा लड़का ठेकेदारी का काम करता है, छोटा मेरा हाथ बटाता है। वाह, कैसे की शादी? उसने उजपकों की तरह मेरा मुंह ताकते हुए कहा, शादी वो तो सबकी जैसी होती है, वैसी ही हुई। हम लड़की वालों के पास गए। लड़के ने लड़की को देखा। मेरी घरवाली ने पसंद किया। बस समझ गया। गलत आदमी से सवाल पूछ बैठा। सच है, शादियां तो आज भी वैसी ही होती हैं जैसे हुआ करती थी। सबके घर ऐसी ही शादी होती है जैसे दादा की हुई, बाप की हुई, बेटे की भी। मामला कुछ हमारा ही अलग है। खा पी कर उठा। बिट्टू ने काफी तगड़ा डिस्काउंट दे मारा, ये कहकर कि अगली बार अपने बेटे को भी ले आना।
अंशुल आखिरी बार यहाँ कब आया था मेरे साथ? शायद 20 साल पहले। वर्षा भी थी साथ में, मेरी बीबी। मूड अच्छा सा हो गया। तंदूरी चिकन की इस नई भूमिका पर मन बाग बाग हो उठा। रात के 10:30-11 बजे सड़क पर गंजे सिर फूलों वाली प्रिंटेड टी शर्ट पहने मैं कुछ घंटे पहले की अपनी चिंताओं को फूल ऐसे तफरी कर रहा था मानो मैं 21 साल का ताजा ताजा जवा हुआ कोई लौंडा हूँ। एकदम से दिमाग में बत्ती जली। यही तो वजह है जो मुझे अपने बेटे के लिए लड़की नहीं मिल रही। अचानक मिले इस ज्ञान से मैं अकबका गया। सच्चाई कभी कभी तलखी की पुड़िया भी साथ में परोस देती है। ऐसा लगा जैसे मेरे सामने बरसों बाद किसी रहस्य का खुलासा हो गया हो। मैं जल्दी से सड़क पार करने लगा। घर पहुंचा तो जीत तेजी से बरामदे में पुरानी हिंदी फिल्म के हीरो की बाप की तरह चहलकदमी कर रहा था। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट देख वो खींच गया। ये तो हद हो गई ना साहब। मोबाइल साथ में रखने के लिए होता है या सिर्फ चार्जिंग पर ही लगाए रखेंगे? कहीं जाना था तो साथ मुझे ले लेते, अंशुल भैया को ले लेते। आप तो ना डरा ही देते हो। इस उम्र में मैंने आंखें तरेरी। किस उम्र में बे? मेरा घर मेरी मर्जी, चाहे जहां जाऊं। उसका चेहरा कंफ्यूज होते होते फ्यूज हो गया। आपका खाना गरम करूं? नहीं, तू खा पी ले। कल सुबह मैं वॉक पर जाऊंगा, 5 बजे जगा देना। मैं सैंडल बचाते हुए अपने कमरे में चला आया। अभी तक मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिला था कि मैं अंशुल के लिए लड़की क्यों नहीं सेट कर पा रहा। आज लाला जिस परिवार में मुझे ले गया था, चौखट पर कदम रखते ही मैं समझ गया कि मुझसे क्या और कैसे सवाल पूछे जाएंगे। मैं चाहता था लाला जी और दूसरे जियों को परे हटाकर लड़की से सीधे सवाल करूं। लड़की ठीक सी मॉडर्न लग रही थी, पर उसके ठीक पड़ोस में बैठी मानुमा महिला जो मुझसे कुछ साल छोटी होगी ने ऐसे सवाल दागने शुरू कर दिए कि मैं हाहाकार कर उठा। आप शादी के बाद बेटे बहू के साथ ही रहेंगे? घर आपके नाम है या बेटे के नाम? आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? हद तो तब हो गई जब उन्होंने यह सवाल दाग दिया। आपने गंजेपन का इलाज क्यों नहीं करवाया? मैंने पता नहीं क्या जवाब दिया क्या नहीं। लौटते में लाला ने धीरे से कहा, अंकल आप आगे से लड़की देखने अकेले मत आइए, फैमिली जैसे फ्रेंड की फैमिली वगैरह के साथ आइए, इससे ठीक सा इंप्रेशन पड़ेगा। बात समझ आ गई। अरेंज मैरिज के अपने वसूल होते हैं। सालों अबू धाबी में नौकरी करने के बाद 3 साल पहले लौटा हूँ। शुरू के कुछ साल वर्षा और अंशुल भी मेरे साथ वहीं रहते थे, पर जब अंशुल कॉलेज की पढ़ाई के लिए दिल्ली आया तो वर्षा ने तय कर लिया कि वह बेटे के साथ रहेगी। मेरे साथ रह गया जीत राम। अंशुल पढ़ाई के बाद मर्चेंट नेवी में चला गया। 3 साल पहले जब मैं अपना बोरिया बिस्तर बांध वतन लौटा तो पाया कि मैं तो इस समाज में रहने लायक ही नहीं रह गया। वर्षा के गुजरने के बाद तो और भी नहीं। वही टोक दिया करती थी, घर में मेहमान आए हैं, इतना छोटा कच्छा मत पहनो। मेरा बस चलता तो नन्हे मुन्ने शॉर्ट्स में जिंदगी निकाल देता। यहीं आकर पता चला कि हर वक्त खाने की बात करना तो सही है, पीने की नहीं। वर्षा ने कभी मुझे एक पियक्कड़ के रूप में एक्सपोज नहीं किया था। यहाँ तो मुझे तरह तरह से शराब छुड़वाने के नुस्खे मिलने लगे। पास पड़ोस और छोटे मोटे रिश्तेदारों ने साल भर में मेरा जीना हराम कर दिया। जब देखो अंशुल की शादी का राग अलाप देते। बेटा 30 का होने को आया है, शादी नहीं करनी है क्या? मुझे हर तरह से ब्लैकमेल किया जाता, डराया जाता कि उसकी शादी न होने पर मुझ पर किस किस तरह की आपत्ति आ सकती है। दूर के रिश्ते की दीदी ने यहाँ तक कह दिया कि मेरी वजह से मेरे बेटे का दिमागी संतुलन बिगड़ सकता है। ठीक है, तय किया कि अंशुल की शादी कर ही देता हूँ। जनाब खुद तो अपने लिए लड़की तलाश नहीं कर पाए, मेरा काम बिगाड़ दिया। रोज लंच से पहले हाथ में ठंडी झागदार बियर का गिलास लेकर मैं लैपटॉप के सामने बैठ जाता। शादी.com, जीवनसाथी.com जैसे मैट्रिमोनियल साइट खोल लेता। रोज लिस्ट बनाता, किसके ईमेल का जवाब देना है,
किसे फोन या एसएमएस करना है। फिर लाला भी तो साथ था मेरे, खानदानी काम था शादी ठीक करवाने का, सो खुद भी लग गया। उसके चाचा से मेरी पुरानी पहचान थी, उन्होंने ही कहा था लाला नए जमाने का लौंडा है, सही जगह आपके बेटी की गोटी फिट करवा देगा। लाला को कई बार मैंने अपने लिए परेशान पाया। वो मुझे अंकल कहता था, उसे देखकर लगता था यह उसकी जिंदगी का पहला असाइनमेंट है और उसे वो किसी भी दम पर पूरा करना चाहता है। मेरे लिए क्या इतवार और क्या सोमवार। अंशुल वापस शिप में लौट गया था और उसके जाते ही मैंने गोल्फ क्लब की सदस्यता ले ली। शायद वहीं कहीं मिल जाए भाभी बहू का भारी भरकम बाप। गोल्फ खेल कर लौटा ही था, नहाकर अपना पसंदीदा शॉर्ट्स पहनकर फिर से बियर की बोतल निकालने ही जा रहा था कि दरवाजे पर घंटी बजी। जीत ने 2 मिनट बाद आकर कहा, सर जी लाला साहब आए हैं। लाला के साथ साहब के जुड़ते ही मैं अटेंशन में आ गया। एक कौन आ गया लाला के नाम पर, था तो लाला ही, पर पीछे एक अजीब सी परछाई भी थी। मेरे आगे बढ़ने से पहले लाला खुद ही आगे आ गया और कान में फुसफुसाते हुए बोला, अंकल एक आंटी जी को लाया हूं आपसे मिलाने। वो कहती है आपको पहले से जानती है, पर आप ऐसे जाएंगे क्या उनके सामने। लाला की नजरों का ताव कहें या बेचारगी। मैं 2 मिनट में एक जीन्स डाल आया। परछाई सामने आई, एक किस उम्र दराज औरत को ले आया लाला। ठिगने कद की वजह से मोहतरमा का शरीर भारी सा लग रहा था। लगभग सफेद बाल, पीले रंग की सलवार कमीज। मेरे चेहरे पर गजब का उलझन देख परछाई आगे बढ़ाई। पहचाना? मैं जोर जोर से नहीं में सिर हिलाने लगा। अरे हम कॉलेज में एक ही क्लास में थे, साथ में थिएटर करते थे। मेरी क्लासमेट इतनी बूढ़ी। मैं कुछ कहने जा रहा था कि परछाई समझ गई जो मैं नहीं समझ पा रहा था। मैं सरिता और याद दिलाऊं क्या, बीए फाइनल ईयर में हमने रोमियो जूलियट प्ले किया था। जूलियट सरिता, जिसके घुंघराले बालों पर पूरा कॉलेज आहें भरता था, जिसकी कंजी आंखें रातों को सोने नहीं देती थी, जिसकी आवाज सुन हजारों सिर हॉस्टल की खिड़की से मुंडी बाहर को ले आते थे। सरिता तब भी घाघ थी, अब भी है। समझ गई मेरे दिल की बात। उदय, अब यह मत कहना कि मैं बूढ़ी हो गई हूं और तुम जवां के जवां रहे। मैं खिसिया कर हंसने लगा। ना जी सरिता जी, आप ना भी बताती तो पकड़ लेता। कैसी हैं? इतने साल हो गए। काम की बात करें, लाला है ना, मेरा घर आया था कल रात। मेरी बेटी का रिश्ता भी इसी ने करवाया था। बातों बातों में तुम्हारा जिक्र कर बैठा कि तुम्हें अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढने में दिक्कत आ रही है। मुझे समझ आ गया था कि वो तुम्हारी बात कर रहा है। मैं मिलने चली आई। मैं तो बस टाइम पास के लिए सोशल वर्क कर लेती हूँ। बोलो, अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकी तो क्यों नहीं, बैठो ना। क्या पियोगी? वो तो नहीं जो तुम पीना चाह रहे हो। चाय साय पिला दो, हमारी तो भाई इसी की औकात है। 10 मिनट, बस 10 मिनट बाद फिर से मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई। मैं वाकई अपनी उम्र के लोगों के साथ मिलने जुलने के काबिल ना रहा। सरिता की बातें, अपने पति, उनकी बीमारी, अपनी बेटियों की शादी, उनके ससुराल वालों का कंजरपन, अपनी पाँव की तकलीफ से आगे ही नहीं बढ़ी और मैं बेचैन होने लगा कि कब ये जाए और कब मैं फ्रिज का दरवाजा खोल अमृत की कुछ बूंदें अपने मुंह में डालूं। सरिता के बाद लाला ने भी जोड़ दिया, अंकल कल मैं आपको यहाँ के कलेक्टर के यहाँ ले जा रहा हूँ। उनकी भी वाइफ नहीं है, उनकी बेटी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी है। हम सरिता आंटी को आपकी बहन बनाकर ले जाएंगे। बात आप उनको करने दीजिए, आप बस सिर हिलाते रहिए। अच्छा परिवार है सर, यहाँ बात बन जाए तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। सरिता मेरी तरफ से बात करेगी, उसे तो मेरे परिवार के बारे में क्या खाक मालूम है। मैंने सोचा बीच में टोक दूं, पर चुप रह गया। इस समय सरिता के सामने अपना बायोडाटा खोलना सही नहीं लग रहा था। जाते जाते लाला यह भी कह गया कि अंकल उचित होगा कि आप जीन्स की जगह ढंग से तैयार होकर आए, कुर्ता टाइप कुछ पहन ले।
प्लीज अंकल, मेरी इज्जत रख लीजिए। लाला की इज्जत क्या मेरे कुर्ते में है? कमबख्त क्या हो गया दुनिया को। खैर, मैंने भी सोचा सालों बाद सरिता मिली है, चलो एक नाटक जिंदगी में ही सही। पहली बार मुझे लगा मैं सही लोगों से मिल रहा हूँ। देव प्रकाश मुझसे कुछ साल छोटा होगा, पर एकदम फिट टी शर्ट और जीन्स में हमसे मिलने बाहर चला आया। मुझे अफसोस हुआ कि लाला के कहने पर मैं ओवर साइज्ड कुर्ता पैजामा में क्यों चला आया। मैं उतावला हो गया अपनी औकात, जात और रुतबा दिखाने को। इस समय तो जो साथ था वो थी मेरी जबान। मैं कुछ कहता इससे पहले सरिता का मुंह खुल गया। उसने अपने आप को मेरी बहन जी बताया। प्रकाश जी ने सवाल दागा, आप बड़ी बहन है कि छोटी बहन? मैं बड़ी कहने जा रहा था कि सरिता ने छोटी कह दिया और शुरू हो गई। मैं बस उतना ही बोल पाया जितना मुझे बोलने दिया गया। इसके बाद देव प्रकाश की लड़की सामने आई, वैसी जैसी मैंने अंशुल के लिए सोच रखी थी। अपने आप में पूरी मेरी बहन यानी सरिता ने उसे देखते ही मिडिल क्लास वाले सवाल पूछने शुरू कर दिए। खाना बनाना आता है? गाना गा लेती हो? कॉलेज में कितने नंबर आए थे? नौकरी करोगी शादी के बाद? माँ के बाद घर की देखभाल कौन करता है? माँ को क्या हो गया? बीमार थी क्या? लड़की के चेहरे पर थोड़ी सी मायूसी आ गई। उसने धीरे से कहा, आंटी माफ करिएगा, मैं ऐसे सवालों के जवाब नहीं दे सकती। वो उठने लगी। उसके पापा ने उसका हाथ पकड़कर अपने पास बिठाते हुए मुझे देखकर कहा, लाला ने कहा था आप बाहर रहे हैं कई साल, आपका बेटा मर्चेंट नेवी में है, सोचा था आपके ख्याल कुछ अलग होंगे। देखिए, मैंने अपनी बेटी को बहुत दिल से पाला है। वो जानती है उसे जिंदगी से क्या चाहिए। आप माफ कीजिए, मैं उसे ऐसे परिवार में नहीं दे सकता जहां जाकर उसे अपनी सोच के साथ समझौता करना पड़े। मैंने तुरंत बात संभालने की कोशिश की। आपकी तरह ही मैं भी सोचता हूं प्रकाश। फिर मैंने अंग्रेजी में कुछ कहा, लेकिन इससे पहले सरिता मोर्चा दोबारा संभालती हुई प्रकाश एंड परिवार को स्त्री सुबोधनी पर लेक्चर देने लगी थी। 10 मिनट बाद चाय पीकर हम उठाए। बाहर आते ही मन हुआ लाला को उल्टा सीधा कहूं कि उसने अच्छे खासे रिश्ते में सरिता नाम का पलीता लगा दिया, पर सरिता साथ थी, मेरा मुंह बंद रखना ही सही था। रास्ते भर सरिता मुझे ज्ञान देती हुई आई कि आजाद ख्याल लड़कियां घर के बाहर रखनी चाहिए, घर के अंदर नहीं। मैं ना जाने कैसे बोल गया, क्या बात करती हो सरिता, तुम कम आजाद ख्याल थी क्या? आज से 30 साल पहले 2-3 बॉयफ्रेंड, तुम धड़ल्ले से बॉयज हॉस्टल आया करती थी रात को। सरिता का चेहरा लाल से होता हुआ बैगनी हो गया। लाला को भी मुंह छिपाकर हंसते मैंने देख लिया। अचानक सरिता के अंदर जैसे देवी आ गई। बस मुंह से झाग निकलने और बाल खोलने की देरी थी। तुम तो निहायत बदतमीज हो उदय, पता नहीं किसकी बात कर रहे हो। मैं कॉलेज की सबसे सीधी लड़की थी, तुम खामखा मेरे को बदनाम कर रहे हो। सही कहा था लाला ने, तुम हमारी सोसाइटी के लायक ही नहीं हो। मैंने बात संभालने की कोशिश की। अरे नाराज क्यों हो रही हो? मैं तो सिर्फ एक कह रहा था कि उस जमाने में हम जवान थे, हम सब किया करते थे मस्ती। ओ गर्जी, मस्ती? अपने साथ मुझे क्यों घसीट रहे हो? अच्छा हुआ तुम्हें घर लेकर नहीं गई, पता नहीं मेरे हस्बैंड के सामने क्या उलूल जुलूल बक दो। इसके बाद भी वह कुछ बड़बड़ाने लगी। अपने घर तक मैं उनको अपनी गाड़ी में ले आया। मेरे घर के सामने लाला की स्कूटर खड़ी थी। ना लाला घर के अंदर आया, ना मेरी बड़ी छोटी बहन। लपक कर उसने स्कूटर को किक लगाया और दोनों चलते बने। मैं कुछ देर समझ नहीं पाया कि क्या हो गया। एक अच्छे परिवार से रिश्ता ना जुड़ पाने से ज्यादा दहशत मुझे इस बात पर हो रही थी कि सरिता को इस ढलती उम्र में कैरेक्टर सर्टिफिकेट की जरूरत क्यों पड़ गई। अगले 2 दिन शांति से कटे। मैं बियर और जीतराम के हाथ का आज सात्विक खाना दबाकर चिकन और फिश खाने के बाद जाकर कहीं अंदर की सकपकाहट कम हुई। संडे का दिन था। मैं बगीचे में धूप सेकते हुए नॉवेल पढ़ रहा था। जीत ने आकर बताया कि
मुझसे मिलने लेडीज आई हैं। मेरे दिमाग में लेडीज नाम से जो अक्स आंखों के सामने उभरा, उसकी सोच ने मेरे अंदर झंझनाहट पैदा कर दी। ठरकी बुढ़ा, हाँ तो हूं ना। कमरे में घुसते ही लेडीज को देखकर मेरे पांव वहीं जम गए। सरिता जी, लाल शिफॉन की साड़ी, रंगे हुए बाल, बालों में लाल गुड़हल का फूल, होठों पर लिपस्टिक, कानों में बालियां। मुझे देखकर वो उठी, उसकी चाल पैतरे सब बदले हुए। मुझे इस तरह हक्का बक्का देखकर वो इठलाती हुई मेरे पास आई। ऐसे क्या देख रहे हो उदय? लग रही हूं ना वही पुरानी सरिता जो बॉयज हॉस्टल में आती थी रात को। इसके बाद उसने शायद आंख वाँख मारने की कोशिश की। मेरी आवाज एकदम फंसी फंसी सी निकली। उस दिन तो तुम बुरा मान गई थी और आज लाला के सामने कहने वाली बात थी क्या है सब? बेटी दामाद के सामने कह दिया तो अच्छा, जाने दो। अब बोलो कैसी लग रही हूं मैं? कहते कहते वो पास आ गई। कुछ तो बोलो। बहुत टाइम लगाया है मैंने तैयार होने में, कल ही बाल सेट करवाए हैं। इसी लट पर तो तुम लड़के लोग जान देते थे, है ना? मैं 2 कदम पीछे हट गया। सरिता हंसती हुई मेरे पास आ गई। क्या हुआ, इतना घबरा क्यों रहे हो? बहुत दिन बाद किसी लेडीज को इतना करीब देख रहे हो क्या? लाला ने बताया कई साल हुए तुम्हारी वाइफ को गुजरे। मैं वाकई डर गया। आखिर मोहतरमा चाहती क्या है? मुझे पता था कि जीत घर पर नहीं है, फिर भी मैंने जरा जोर से आवाज लगाया, जीत भाई पानी वानी लाओ। रहने दो ना फॉर्मेलिटीज, वो सब तो होता रहेगा। हाँ, आज मुझे चाय पीने को मत कहना। इस वाली सरिता से तो वो देवी टाइप वाली बहन जी भली थी, कम से कम उसकी बातें और गुस्सा समझ तो आ रहा था। सरिता बड़े आराम से चलती हुई आई और सोफे पर धमक कर बैठ गई। कितने साल हुए ना ऐसे बैठकर बात किए हुए। मैं तो अपने बारे में बोली जा रही हूँ, तुम सुनाओ, शादी क्यों नहीं की दोबारा? कोई गर्लफ्रेंड? मैं उसके सामने एक मोढ़ा सरकाकर बैठ गया। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, घर से जाने को कहूं या अफसोस हो रहा था कि जीत को मैंने बाजार सामान लाने क्यों भेज दिया। क्या सोचकर आई है सरिता यहाँ? याद है उदय, हम 3rd ईयर में थे, चंडीगढ़ गए थे कॉलेज ड्रामा कंपटीशन के लिए। ड्रामा में एक सीन में मुझे एक कोट पहनना था और तुम लड़कों ने मिलकर अपनी पॉकेट मनी से सेक्टर 17 के मार्केट से मेरे लिए गोल्डन कोट खरीदा था। आज भी है वो कोट मेरे पास। क्या बात कर रही हो? 35 उससे ज्यादा साल हो गए। सरिता सोफे पर थोड़ा आराम से बैठ गई। वो टाइम मेरी लाइफ का सबसे अच्छा वक्त था। मैं थी क्वीन भी। लगता था मैं जो चाहूंगी वो हो जाएगा। सबको ऐसा लगता था सरिता। हम सब जवां थे, जिम्मेदारियां नहीं थी, लड़कपन था, जानते नहीं थे दुनिया के उसूल। उसूल ठीक पकड़ा तुमने। हम सबके मिडिल क्लास सपने। तुम सब कॉलेज के बाद आगे निकल गए, देखा भी नहीं पीछे क्या छोड़ गए हो। मेरे चेहरे पर सवाल सा उभर आया। हम सबको आगे ही तो जाना था ना। कॉलेज के दिनों को पकड़कर कैसे रुक सकते थे? मेरी बात नहीं समझे उदय, जरा मेरी तरफ देखो, मैं क्या थी? तुम लड़के लोग मेरी एक झलक पाने मेरे साथ कॉफी पीने को दौड़े चले आते थे। बेट लगाते थे आपस में, कौन सरिता के साथ कितनी देर तक बैठा। मैं वो थी कॉलेज की बॉम्ब सेल। अब देखो क्या हाल हो गया है मेरा। मैंने थोड़ा अटपटाते और सकुचाते हुए कहा, ये हाल तुमने खुद ही तो बनाया है। कम से कम अपने ख्यालात तो मॉडर्न रहने देती। वो थोड़ा गरज कर और थोड़ा भावुक होकर बोली, तुम ऐसी दलील कैसे दे सकते हो? शादी तो तुमने भी अरेंज ही की ना, अपनी माँ के कहने पर। सुना था कि खूब दहेज वहेज भी दिया था। तुम भी तो पिंकी के ऊपर लाइन मारा करते थे। फिर शादी के समय हम दोनों क्यों याद नहीं आए? बड़ा सीना चौड़ा कर मेरे बॉयफ्रेंड का जिक्र किया था तुमने। कहाँ गए सब? कॉलेज खत्म, आशिकी भी खत्म। सरिता रुककर फिर से बोलने लगी। मेरे माथे पर एक बट्टा जरूर लग गया कि यह चीप टाइप की लड़की है, लूज कैरेक्टर, लड़कों के साथ घूमती है, बिंदास है। मेरी शादी में बहुत प्रॉब्लम आई। 30 की हुई,
तब जाकर दूर के एक रिश्तेदार ने बात चलाई। सरिता की आवाज भर सी आई। मैं खुद ही किचन में जाकर उसके लिए पानी ले आया। सरिता पानी पीकर कुछ ठीक सी हुई। मेरे चेहरे पर भी ठीक सी स्माइल आ गई। तुम तो इतनी बोल्ड और बिंदास रही हो सरिता। वो बीच में मेरी बात काट कर बोली, वो तो अभी भी हूँ, देखा नहीं दबंग बनकर रहती हूँ। ऐसा नहीं करती तो मुझे कोई जाने नहीं देता। कॉलेज के दिनों में अम्मा से हमेशा लड़ाई रहती। वो आम कहती, मैं कहती आइसक्रीम। मेरा कॉलेज जाना, कंपटीशन में भाग लेना उनको पसंद नहीं था। वो बस शादी शादी करती रहती। बाद में जब कोई लड़का आगे नहीं आया तो उनको बोलने का मौका मिल गया। शादी के बाद भी कोई बहुत आसान नहीं था। सरिता ने कुछ रुक कर कहा, उदय मैं तो शुरू से ऐसे ही बिंदास जीना चाहती थी। असली वाली मैं तो ऐसी ही हूँ, बाकी तो दूसरों के लिए बनती हूँ। वो सोशल वर्क, वो बकबक, वो घिसी पिटी बातें, ज्ञान, इस उम्र में घर से बाहर निकलने का मौका मिल जाता है। बकबक करने के बहाने सबको झाड़ भी देती हूँ। लाउड बनने के फायदे भी है ना। मैं सरिता को समझने की कोशिश कर रहा था। सालों पहले जब मेरी बीवी वर्षा ने कहा था वो स्विमिंग सीखना चाहती है तो सबसे पहले उसे मैंने ही रोका था कि इस उम्र में स्विमिंग सूट पहनकर सबके सामने जाओगी। वर्षा ने शायद मेरी बहुत परवाह नहीं की। जब वो अंशुल के साथ यहाँ आकर रहने लगी तो उसने स्विमिंग भी सीखी और गाड़ी चलाना भी। सरिता को मैं बताऊं नहीं, शायद उसे अच्छा नहीं लगेगा। सरिता बात करते करते चुप हो गई। मैंने पूछ लिया, मेरे पास ठंडी बियर है, पियोगी? नौकर बाहर गया है, किसी को पता नहीं चलेगा। उसने हाँ में सिर हिलाया। मैं 2 कांच के बड़े वाले गिलास में झागदार ठंडी बियर भर कर ले आया। सरिता ने मेरे हाथ से जाम उठाकर एक झटके में 2-3 घूंट पी लिया। इसके बाद उसे खांसी का दौरा सा पड़ गया। एक वक्त था जब वो बियर कंपटीशन में हम लड़कों पर भारी पड़ती थी। तब यह भी लगता था कि पता नहीं यह बॉम्ब सेल, ये तूफान किसके हाथ लगेगा। आज मेरे सामने बैठी है वो अपने पुराने दिनों को दोबारा जीने की हारती हुई कोशिश में अपने आप को पहचानने की कोशिश करती हुई। मैंने उसे खांसते खांसते बियर पीने दिया। वो पुराने दिनों को याद करते हुए बहुत कुछ कहती रही। ए भी कि उदय तुम भी दगाबाज निकले। आज मॉडर्न बहू ढूंढने चले हो, सालों पहले मॉडर्न बीबी से परहेज क्यों कर लिया? मैंने उससे कहा कि मैं उसे घर तक छोड़ आता हूँ, पर वह तैयार नहीं हुई। कुछ अजीब तरीके से हंसते हुए बोली, तुम आओगे मेरे घर? क्या बोलूंगी अपने हस्बैंड को? क्लासमेट, बॉयफ्रेंड? रहने दो, तुम तो चले जाओगे। हस्बैंड, पड़ोसी और बेटी के ताने मुझे सुनने पड़ेंगे। जिनके साथ मैं रहती हूँ उनके जैसा बनकर रहना पड़ता है मुझको। अच्छा लगा तुमसे मिलके उदय, लाइफ में थोड़ी जान आ गई। तुम चाहोगे तो आ जाया करूंगी कभी कभी। चुपके चुपके फोन कर लेना, मेरा नंबर है ना तुम्हारे पास। जीत के आने से पहले उसके लिए मैंने ओला मंगवा लिया। अपनी लाल साड़ी और मेकअप को संभालती हुई और फिर मिलने को कहकर वो चली गई। उसके जाने के बाद देर तक मैं बरामदे में बैठकर सोचता रहा उसके बारे में। अपने आप को गिल्टी महसूस करता रहा। इस बीच कब मैंने अपने मोबाइल से उसका नंबर डिलीट कर दिया पता ही नहीं चला। 1 सप्ताह बाद लाला फिर से मेरे दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। अंकल, एक NRI फैमिली से रिश्ता आया है। मैंने सरिता आंटी से बात कर ली है, वो साथ चलने को तैयार है। इस बार आप ही बात कर लेना, जो चाहे पहन कर आ जाना। बस अब की फाइनल कर लो अंकल। कितने दिन अपने लड़के को कुंवारा रखोगे? मैंने अपना चेहरा सपाट रखते हुए उससे कहा, लाला मैं तुमसे कहना भूल गया, मेरे बेटे ने खुद ही लड़की पसंद कर ली है लाला। अगले महीने उसकी शादी भी है। शादी में जरूर आना और सरिता जी को भी लेकर आना। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।